आप सभी लोगों का ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी का 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का भाग 20 हल करेंगे, जो कि ITI द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए है। अगर ये क्वेश्चन आपको PDF के रूप में चाहिए तो PDF डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाके विजिट करना होगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 391 देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जा सकते हैं। संयोजक की बात कर रहा है, मतलब कॉन्टेक्टर की बात कर रहा है। कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट ना, ये हमारा क्या है, कॉन्टेक्टर है। ठीक है, इसके कॉन्टेक्ट है ना, कह रहा है कैसे तैयार किए जाएंगे। आप देखे होंगे, स्टार्टर की ही बात कर लेते हैं ना। मान लीजिए हमारा जो स्टार्टर है वो है DOL है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। ठीक है, आप देखे होंगे 3 फेज सप्लाई होती है ना, और आप यहाँ पे देखे होंगे कि कुछ इस प्रकार हमारे ठीक है, ये हमारी NBC है, नो बोल्ट कॉयल है या चुंबकीय कुंडली भी है। ठीक है, ठीक है, आप देखे होंगे कि हमारा जो कॉन्टेक्टर होता है कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और हम इसके माध्यम से क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। तो होता क्या है कि जब हमारी जब सप्लाई हम देते हैं तो ये पूर्णतया क्या रहता है, ओपन रहता है। मतलब सर्किट को हमारी इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम स्टार्टर को या कह सकते हैं कि इस पुश बटन को जब दबाते हैं DOL के स्टार्टर में, तो होता क्या है कि उस समय क्या होता है, दबाने से पहले क्या होता है कि ये NBC या चुंबकीय कुंडली क्या होती है, उत्सर्जित नहीं होती है, अर्थात इसमें चुंबकीय गुण नहीं होता है, जिसके कारण ये क्या किया रहता है, कांटेक्ट को छोड़े रहता है ना। उस समय कांटेक्ट हमारा क्या रहता है, ओपन रहता है। और ये क्या करता है, जैसे ही हम सप्लाई देते हैं और ग्रीन बटन को हम दबाते हैं या ऑन बटन को हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, तो ये क्या होता है, ये चुंबकीय कुंडली तो क्या हो जाती है, चुंबकित हो जाती है। और चुंबकित होने के बाद क्या होता है कि ये कांटेक्ट को क्या करती है, अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित कर लेती है। और इस कंडीशन में हमारा ये सप्लाई जो है ये क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, ये सप्लाई क्या हो जाता है। और इधर हमारी क्या है, तापक कुंडलियां होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होती हैं, आगे की तरफ क्या होती हैं, हीटिंग कॉयल होती हैं। ठीक है, जो कि ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती हैं। ठीक है, और आगे हमारी मोटर जुड़ी रहती है। उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही हम पुश बटन से क्या करते हैं, ऑन बटन दबाते हैं, ये क्या होता है, ये चुंबकीय कुंडली क्या हो जाती है, उत्सर्जित हो जाती है। उस कंडीशन में ये कांटेक्ट को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और हमारी सप्लाई क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है, ROIB के माध्यम से सप्लाई जाने लगती है। ठीक है, तो कह रहा है किसी कॉन्टेक्टर के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जा सकते हैं। A दिया है मैनुअल ऑपरेशन द्वारा, B दिया है यांत्रिक सेटिंग द्वारा, और C दिया है स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालक करके, और D दिया है स्थिति को बदलने के लिए द्विधात्विक पट्टी का उपयोग करके। तो आप देख रहे हैं स्थिति को बदलने के लिए, पहले तो ये आप स्थिति में था, मतलब कि ये कह सकते हैं कि सर्किट को ओपन रखा था, लेकिन जैसे ही ये विद्युत चुंबक उत्सर्जित हुआ या कह लिए चुंबकित हुआ, तो इसने क्या किया, इस कॉन्टेक्ट को क्या किया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया और हमारी सप्लाई क्या हो गई, ऑन हो गई।
है ना, तो स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालक करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है। मतलब कह रहा है कि कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है। आप देखे होंगे यहां पर हमारे पैनल बोर्ड होते हैं, पैनल बोर्ड में हम लोग बस का यूज करते हैं, जिस पर से सप्लाई को हम उसी पे सप्लाई देते हैं, ठीक है। वहाँ से जो डिवाइसेस होती हैं उनसे कनेक्ट होते हैं, मान लीजिए एमसीबी है, ठीक है, ईएलसीबी है, ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, वोल्ट मीटर है, यहाँ मान लीजिए वोल्ट मीटर है, एमीटर है, बहुत सारी डिवाइसेस, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस है ना लगी होती हैं। तो हम बस से क्या करते हैं, सप्लाई को ले जाते हैं और ले आते हैं ना, बंधे हुए जो गुत्थे होते हैं, केबलें होती हैं, उनको सप्लाई को ले जाया जाता है और लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार के रहते हैं कि इनमें तारों को क्या किया जाता है, बांधा जाता है। अगर इनको हम क्या करें, इस पर तारों को लपेटेंगे तो होगा क्या, अगर हम इनके माध्यम से क्या करें, इसी पर तार को बस पर लपेटेंगे। बस क्या होता है, सप्लाई का आदान प्रदान का, कह सकते हैं कि यहीं से सप्लाई को दिया जाता है और इसके माध्यम से सप्लाई को हम आउटपुट के रूप में ले जाते होंगे। आप देखे होंगे सब स्टेशन वगैरह में भी बस लगा होता है, जहाँ से हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को, अगर मतलब क्या करेंगे, अगर कई ट्रांसफार्मर है तो क्या करेंगे, मेन सप्लाई जो आएगी ना, मान लीजिए 220 को हम क्या करना है, हमें 220 केवी सप्लाई को हमें क्या करना है कि स्टेप अप करना है, किसमें, 440 में। तो अब यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे, तो एक ट्रांसफार्मर से चीज़ें संभव, मान लीजिए इसको ले जाने के कई अब रास्ते हों, मतलब 220 केवी है, इस सप्लाई को अब क्या करें कि जैसे 440 केवी में परिवर्तित करें और उसके बाद एक ही जगह नहीं ले जाना है 440 केवी को, अब करना क्या कि इसको कई जगह ले जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कई एमवीए के कई ट्रांसफार्मर हमें क्या करने पड़ेंगे, इसमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अब इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 220 केवी को एक बस पे ले जाकर उतारेंगे और यहाँ से क्या करते हैं, इन सब ट्रांसफार्मर को इसी बस से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर इनको हम क्या करें, ठीक उसी प्रकार पैनल बोर्ड में भी बस लगा होता है, जिसको बस बार भी बोला जाता है। अगर इस पर हम सप्लाई को ऐसे मतलब वायर को लपेट देंगे तो होगा क्या कि इसमें स्पार्किंग वगैरह आती है, ठीक है, कार्बन वगैरह लग जाएंगे वायर वगैरह में, तो क्या होता है, स्पार्किंग आती है। अगर इसमें हम करते क्या है, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लग यूज करते हैं। लग आप देखे होंगे इस प्रकार कुछ गोल होता है, गोल सा होता है, और इस पर करते क्या है, पेच के माध्यम से ना या नट बोल्ट के माध्यम से इस वायर के संयोजक सिरे पर क्या करते हैं, ऐसे कुछ लग लगा रहता है और इसी में क्या करते हैं, नट बोल्ट से हम इसको क्या करते हैं, इसी पर कस देते हैं, जिससे क्या होता है कि स्पार्किंग नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है आस्तीन होता है, बी दिया है तार फेरुल, सी दिया है लग और थिम्बल्स, डी दिया है केबल बंधन पट्टियां और बटन। तो जो डिवाइस होता है वो होता है लग्स होता है और थिम्बल होता है, जो कि क्या करता है, स्पार्किंग आने से रोकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पैनल में कीड़ों और चूहों से केबल की रक्षा कैसे करें। देखिए जो हमारा पैनल होता है वो कवर, मतलब कह सकते हैं कि कीड़ों और चूहों को जाने के लिए इसमें रास्ता नहीं होता है, लेकिन कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से बंद होता है ना, और यहाँ पर हैंडल रहता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इस पैनल बोर्ड को खोलते हैं, ठीक है, जिसमें अंदर सारी डिवाइसेस लगी होती हैं, ठीक है। लेकिन इसके जाने का रास्ता यहाँ पर होता है, जहाँ से हम कह सकते हैं कि संयोजक सिरे जो भी हैं, केबल वगैरह को हम ले जाते हैं, यहाँ पर रास्ता खुला रहेगा, ठीक है। अगर इसको हम पूर्ण रूप से बंद नहीं करेंगे तो इसके माध्यम से चूहे वगैरह इस पैनल बोर्ड के अंदर जाएंगे, जिससे क्या करेंगे, इस वायर वगैरह को काट देंगे,
इसमें लगी जो भी डिवाइसेस होंगी उनके जो भी हमारे वायर होंगे, ठीक है, उनको क्या करेंगे, काट देंगे। तो इससे बचाने के लिए हम करते क्या है कि यहीं पर क्या करते हैं, इस संयोजक सिरे और पैनल बोर्ड के बीच में एक कहते हैं ग्रोमेट, है ना, वो आता है, जिसको हम क्या करते हैं यहीं पर लगा देते हैं। तो हमारी केबल खिसकती भी नहीं है और ये क्या करता है, पूर्णतया क्या करता है, इस होल को क्या करता है, बंद कर देता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है ए आस्तीन का उपयोग करके, बी दिया है कामेट्स का उपयोग करके, और सी दिया है केबल बंधन पट्टियों का उपयोग करके, और डी दिया है नायलॉन केबल बंध प्रदान करके, ठीक है। तो क्रामेट्स या ग्रोमेट्स बोलते हैं इसको, ठीक है, इसका उपयोग हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से क्या होते हैं, कीड़े या चूहे अंदर नहीं जाते हैं, जिससे हमारा पैनल बोर्ड या उसके वायर क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नियंत्रण पट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाना चाहिए। नो, नियंत्रण पट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाना चाहिए। ए दिया है उचित प्रकार की सुरक्षा और मापन प्रणाली, ठीक है। बी दिया है अंदर के क्षेत्र और सामने पैनल में रोशनी इंगित करने की संख्या, ठीक है। सी दिया है लेबलिंग और केबल हार्नेसिंग की उपयुक्त विधि, और डी दिया है कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई चौड़ाई और स्विंग क्षेत्र। स्विंग का मतलब होगा घूमने वाला क्षेत्र भी बोल सकते हैं इसको, ना, क्षेत्र या एरिया कह सकते हैं, ठीक है। कि अगर देखो जब हम नियंत्रण पट का या पैनल बोर्ड का हम लेआउट का डिजाइन करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कैबिनेट दरवाजे के बाहर की लंबाई चौड़ाई है या घूमने वाला क्षेत्र है, वो मतलब पैनल बोर्ड को लेआउट करते समय, जैसे अब कहीं हमें लगाना है पैनल बोर्ड, अब अगर हम ले जाके डायरेक्टली एक बड़ा पैनल बोर्ड लगा दिया और कंजेस्टेड एरिया में है, ठीक है, तो वहां पे हमें देख लेना चाहिए कि जो हम पैनल बोर्ड डिजाइन कर रहे हैं कहीं ऐसे स्थान पे नहीं है जहां पे हमें आने जाने के लिए रास्ता ना हो, ठीक है। तो बाद में क्या होता है कि उसको ऑपरेट करने में भी परेशानी आती है, ठीक है। तो इस बात का हम क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई और घूमने वाली क्षेत्र के आधार पर हम उसको क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पावर और कंट्रोल वायरिंग्स अलग अलग रेसवेज में क्यों चलते हैं, ठीक है, मतलब इसको कह सकते हैं दौड़, ना, ठीक है। पावर और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग दौड़ में क्यों चलते हैं, ना, इसलिए चलते हैं अगर हम पावर और कंट्रोल वायरिंग एक साथ ले जाएंगे तो जो रेडियो रिड्यूस्ड होती है, ठीक है, कह सकते हैं रेडियो हस्तक्षेप, जो रेडियो इंटरफ्रेंस भी बोलते हैं उसको, जो रिड्यूस होती है उसको क्या करने के लिए, कम करने के लिए, अगर कंट्रोल वायरिंग में कंट्रोल और पावर वायरिंग एक साथ ले जाएंगे तो जो रेडियो रिड्यूस होती है उसको हम कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों एक साथ रहेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, रेडियो वहाँ पे रिड्यूस होगी, ठीक है। तो उसको हम कम करने के लिए उनको क्या करते हैं, अलग अलग पथ से हम ले जाते हैं, अलग अलग रास्ते से हम क्या करते हैं, उनको ले जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पावर और कंट्रोल वायरिंग में रेशियोज का अलग अलग उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। कह रहा है मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड, ठीक है, कह रहा है रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा स्टार्टर में दबाया जाता है, ठीक है। ए दिया है नो वोल्ट कॉइल ऊर्जित नहीं है, बी दिया है फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में फॉल्ट, और सी दिया है रिवर्स कॉन्टेक्टर में इंटरलॉक के कारण, और डी दिया है रिवर्स कॉन्टेक्टर में कोई वोल्टेज मौजूद नहीं है, ठीक है। तो देखो मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड, ठीक है, और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा स्टार्टर में दबाया जाता है, ठीक है। तो देखो रिवर्स कॉन्टेक्टर इंटरलॉक होने के कारण अगर हम रिवर्स पुश बटन को दबाते हैं तो उसके घूमने की दिशा नहीं बदलती है। अगर इंटरलॉक नहीं होगा, ठीक है, अगर इंटरलॉक नहीं होगा तो हमारी
ये मोटर क्या करती, रन करती। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, रिवर्स कॉन्टैक्टर इंटरलॉक होने के कारण हमारी मोटर की दिशा चेंज नहीं होती है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा सी दिख रहा है कि रिवर्स कॉन्टैक्टर इंटरलॉक होने के कारण क्या हो रहा है, ये मोटर की घूमने की दिशा नहीं बदल रही है। अगर ये कॉन्टैक्टर इंटरलॉक नहीं होता तो हमारी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है आसानी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बाकी इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एसी और डीसी में मोटर में, एसी और डीसी मोटर्स में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती हैं ना। ए दिया है क्षेत्र नियंत्रण, बी दिया है ड्राइव नियंत्रण, और सी दिया है वोल्टेज नियंत्रण, और डी दिया है आर्मेचर नियंत्रण। ये जो वोल्टेज नियंत्रण है ये हमारी एसी मोटर की है, और फील्ड और आर्मेचर नियंत्रण जो करते हैं हम डीसी मोटर में करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है। बात समझिए, एसी मोटर में होता क्या है कि हम क्या करते हैं, उनके 3 फेज जो सप्लाई होती है आर वाई बी है ना, और वी के सीरीज में हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि इनकी स्पीड को आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इनकी स्पीड को, इनके सप्लाई कह सकते हैं कि उनके जो हमारे आर वाई बी तीनों सप्लाई के लिए जो केबलें हैं उनके कह सकते हैं कि सीरीज में हम क्या करते हैं, 3 रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, जिनको अगर हम इनके मान में हम समान परिवर्तन करें, अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 तीनों में समान परिवर्तन करें तो इनके स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। चूंकि देखिए हमारी एसी मोटर में स्टार्टिंग टार्क प्रोपोर्शनल टू होता है सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के, क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है क्या, स्टार्टिंग टार्क ना। तो हम वोल्टेज में परिवर्तन करके हम एसी मोटर की स्पीड को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या है कि वोल्टेज में परिवर्तन करने से इसके लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह में भी चेंजेस करना पड़ता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि हमारे विद्युत शक्ति की खपत क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये विधि उपयुक्त नहीं है। ये चारों ऑप्शन में जो विधि उपयुक्त होगी उसके बारे में हम बताएंगे। पहले ये विधि उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें विद्युत शक्ति की खपत अधिक होती है। अब बात करेंगे क्षेत्र नियंत्रण की और आर्मेचर नियंत्रण की। ठीक है, देखिए होता क्या है कि हम जानते हैं कि डीसी मोटर में, अगर इसकी बात करें, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ बराबर क्या होता है, आप जानते होंगे V माइनस IA इंटू RA। मतलब कि अगर हम आर्मेचर रेजिस्टेंस को बढ़ा दें तो उसका बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और यहां पर क्या होगा, स्पीड प्रोपोर्शनल टू हो जाता है बैक ईएमएफ के। ठीक है, जब बैक ईएमएफ घट जाएगा तो यहां पर स्पीड भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब ये आता कहां से है, इसको भी हम निकाल लेंगे। अब जानते हैं बैक ईएमएफ EB बराबर होता है क्या, P5ZN अपान 60A ना। तो आप यहां से कर सकते हैं क्या, N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा, अब इसको कर लेंगे, EB हो जाएगा और 60A ना अपान P5Z हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 60A P और Z क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, N बराबर K, इनका मान लें क्या, 60A अपान PZ को हम क्या मान लें, K मान लें, चूंकि ये कांस्टेंट है तो यहां से K EB अपान 5 होता है, या इसको कह सकते हैं N प्रोपोर्शनल टू EB होता है। समझ ही रहे होंगे, मतलब कि आर्मेचर रेजिस्टेंस के, आर्मेचर में अगर हम क्या करें, एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें ना,
तो वहां पर क्या होगा कि अगर उस रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, अगर उसके मान में हम मतलब उसके मान को हम बढ़ाएं या घटाएं, जो रेजिस्टेंस हम आर्मेचर में डीसी मोटर के कनेक्ट करेंगे, अगर उस वेरिएबल होगा वो रेजिस्टेंस, अगर उसके मान को हम बढ़ाएं घटाएं तो उसका बैक ईएमएफ बढ़ेगा घटेगा, अगर बैक ईएमएफ घटेगा बढ़ेगा तो उसकी स्पीड भी बढ़ेगी घटेगी, ठीक है। लेकिन इसमें भी पावर का लॉस होगा, ठीक है। उसी प्रकार फील्ड नियंत्रण भी है, आप जानते हैं, चूंकि n प्रोपोर्शनल टू 1/5। उसी प्रकार अगर हमारी जो फील्ड बाइंडिंग होती है उसमें भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे सीरीज में, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएं, अगर उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखो व्युत्क्रमानुपाती है, स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/5 है, आप यहां से देख लो n बराबर k EB/5 है, तो यहाँ पे n प्रोपोर्शनल टू 1/5 होगा। अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स घटेगा, स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटाएंगे तो क्या होगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स घट जाएगा, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटाएंगे तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा, उस कंडीशन में स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो इस प्रकार हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं एसी और डीसी मोटर में, लेकिन इसमें विद्युत शक्ति का क्या हो सकता है, मतलब कह सकते हैं कि विद्युत शक्ति अधिक खपत होती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन तीनों विधियों से अधिक उपयुक्त जो विधि है ड्राइव नियंत्रण है, इसमें विद्युत शक्ति का खपत कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कराए ऑपरेटर मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। ऑपरेशन मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन दिया है समूह ड्राइव, ए दिया है क्या समूह ड्राइव, बी दिया है मैनुअल ड्राइव, और सी दिया है व्यक्तिगत ड्राइव, और डी दिया है क्या नियंत्रण ड्यूटी ड्राइव। तो ऑपरेशन मोड के अनुसार आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन मोड के अनुसार हम ड्राइव जो करते हैं वो हमारी होती है क्या, नियंत्रण ड्यूटी ड्राइव होता है, ठीक है। ये मैनुअल ड्राइव होगा नहीं, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हम जो ऑपरेशन मोड के अनुसार करते हैं ड्राइव, वो हमारी जो ड्राइव होती है वो नियंत्रण ड्यूटी ड्राइव होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, करा डीसी ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम क्या है। आप पढ़े होंगे ना, डीसी ड्राइव दो प्रकार की होती है। एक हमारी होती है रीजेनरेटिव डीसी ड्राइव, ठीक है, और दूसरी हमारी होती है नॉन रीजेनरेटिव डीसी ड्राइव। देखो जो रीजेनरेटिव डीसी ड्राइव होती है इसमें क्या होता है, गति, घूर्णन दिशा, गति और घूर्णन दिशा दोनों दिशाओं में होता है, दोनों दिशाओं में होता है, और साथ में बालाघूर्ण में भी परिवर्तन होता है। किसमें, रीजेनरेटिव डीसी ड्राइव में ना, दोनों दिशाओं में घूर्णन दिशा होगी और गति के साथ बालाघूर्ण में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। अब देखो रीजेनरेटिव में क्या होता है, केवल एक ही दिशा में गति और घूर्णन दिशा होती है, ठीक है, उसमें दोनों दिशाओं में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो कह रहा है डीसी ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम क्या है। देखो अगर हम इसको गति मान लें,
ठीक है, आप जब पढ़े हैं रीजनरेटिव डीसी ड्राइव में कि गति और जो घूर्णन दिशा होती है दोनों दिशाओं में परिवर्तन होता है तथा साथ ही बलागुण में भी परिवर्तन होता है। मतलब अगर हम उसकी गति को बढ़ाएं, अगर गति को बढ़ाएंगे, अगर इसको हम क्या करें बलागुण मान लें, ठीक है, अगर हम बलागुण को बढ़ाएंगे तो गति भी बढ़ेगा, ठीक है, और साथ साथ बढ़ेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं, दोनों में परिवर्तन। जैसे अगर मान लीजिए हम इसको इतना बढ़ाए, मान लीजिए गति को हम इतना बढ़ाए तो बलागुण भी क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अब देखिए जैसे अब अगर हम क्या गति को थोड़ा और बढ़ाए तो बलागुण भी और बढ़ेगा, ठीक है। मतलब दोनों में कह सकते हैं कि जितने मान में हम गति में परिवर्तन करेंगे उतना ही क्या हो रहा है, बलागुण में भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है गति बनाम बलागुण विशेषता, बी दिया है बलागुण बनाम क्षेत्र धारा विशेषता, सी दिया है गति बनाम आर्मेचर धारा विशेषता, डी दिया है फील्ड धारा बनाम आर्मेचर, ठीक है। तो यहाँ पर गति बनाम बलागुण विशेषता है ना, कि गति में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर बलागुण में भी थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है ना। आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि हमारा क्या होता है, यहां पर ब्लॉक आरेख देखें अगर हम तो यहां पर 3 फेज एसी सप्लाई होती है ना, और एसी ड्राइव की बात कर रहा है तो 3 फेज एसी सप्लाई होती है। यहाँ पर क्या करते हैं 3 फेज रेक्टिफायर हम के माध्यम से इसको हम क्या करते हैं डीसी में फिर चेंज करते हैं, फिर यहाँ पर एक फिल्टर परिपथ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फिल्टर परिपथ लगाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा है ना, फिर इस फिल्टर परिपथ से हम क्या करते हैं इसको, मतलब अब तो ये क्या हो गया डीसी में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं IGBT ना, IGBT यूज करते हैं ना। और ये होता क्या है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, जो क्या करता है कि इस डीसी को क्या करता है एसी में 0 से 300 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में बदल देता है ना। ये क्या करता है 0 से 300 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में बदल देता है, और यहाँ पर हमारी क्या होती है मोटर होती है। मतलब ये क्या काम करता है, इस फ्रीक्वेंसी के माध्यम से स्पीड को, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है एसी ड्राइव ना, और ये हमारी क्या होती है मोटर होती है, ठीक है। और यहीं पे एक नियंत्रक होता है, ठीक है। अब कह रहा है इस ब्लॉक आरेख जो दिया है एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है, तो यहाँ पे तो फिल्टर है, ठीक है, और यहीं पे क्या करते हैं इसको डीसी बस भी बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या है फिल्टर परिपथ है, जो इसमें जो हमारी पल्सेटिंग डीसी होती है उसको प्योर डीसी में बदलने के लिए यूज होता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे फिल्टर दिया नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है फिल्टर नहीं दिया, ए दिया है दिष्टकारी है, दिष्टकारी तो यहाँ पर है, ठीक है। बी दिया है डीसी बस है, सी दिया है इन्वर्टर, इन्वर्टर इसमें यूज नहीं करते हैं, डी दिया है एसी मोटर, एसी मोटर तो यहाँ पर है, ठीक है। तो अब क्या है ये है क्या डीसी बस है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर फिल्टर देता तो फिल्टर पे ऑप्शन सही क्लिक करते ना, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है डीसी बस दिया है, तो डीसी बस पे क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है नो, तो इलेक्ट्रिक ड्राइव हम जानते हैं कि ये स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है ना। ए दिया है जनरेटर के लिए प्राइम मूवर के रूप में उपयोग किए जाने वाला उपकरण, ठीक है। और बी दिया है उपकरण एसी को डीसी आपूर्ति में परिवर्तित करता है, ठीक है। सी दिया है
मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है ना। तो ये स्पीड कंट्रोल के लिए ही बनाया गया है, जो मोटर की स्पीड को बिना विद्युत शक्ति व्यय के क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, डी दिया है, एक मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत चुंबक यांत्रिक उपकरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है डीसी ड्राइव में बीओपी का नाम, बीओपी का पूर्ण रूप क्या है ना। ठीक है, बेसिक ऑपरेशनल पैनल इसका पूरा नाम है। ठीक है, बीओपी का डीसी ड्राइव में जो बीओपी होता है उसका पूरा नाम होता है बेसिक ऑपरेशनल ना, ऑपरेशनल पैनल। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिया है ब्रिज ऑपरेशन पैनल, बी दिया है बेसिक ऑपरेशन पैनल, सी दिया है बेसिक ऑपरेशन प्रोग्रामिंग और डी दिया है ब्रिज ऑपरेशन प्रोग्रामिंग ना। तो यहाँ पे ब्रिज ये मेन चीज जो डीसी ड्राइव होती है। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग का कोई मतलब ही नहीं है, चूंकि हम मोटर के कंट्रोलिंग की बात है तो वहाँ पे हम पैनल यूज करते हैं, वो जो होता है बेसिक ऑपरेशनल या बेसिक ऑपरेशन पैनल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ऑपरेशनल भी बोलते हैं, ऑपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक ऑपरेशन पैनल हमारा सही होगा। ठीक है, ब्रिज का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है डायनेमिक्स और ट्रांजिस्टर के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है। ए दिया है शार्ट टाइम ड्यूटी ड्राइव, बी दिया है सविराम ड्यूटी ड्राइव और सी दिया है स्वचालित नियंत्रण ड्राइव और डी दिया है परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव ना। तो जो हम डायनेमिक्स और ट्रांजिएट्स के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण करते हैं, वो परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव के लिए करते हैं। चूंकि हमारे मोटर की स्पीड को क्या करना पड़ता है, समय के अनुसार क्या करना पड़ता है। अगर हमारी मोटर है तो मोटर की स्पीड को हम क्या करते हैं कि आवश्यकता अनुसार हम क्या कर सकते हैं, उनको परिवर्तित कर सकते हैं। जरूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे, उस मोटर को तेज चला लेंगे और जरूरत पड़ी तो उसको स्पीड को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का क्या कार्य है। ए दिया है नो लोड की स्थिति में एक अलार्म बजाता है, बी दिया है यह मोटर की ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाता है, सी दिया है यह क्षणिक संचालन के दौरान मोटर करंट को कम करता है और डी दिया है यह कम वोल्टेज की स्थिति में बालाघुड़ को बनाए रखता है। तो जो हमारा पावर कंट्रोलर होता है मोटर की ओवरलोडिंग स्थिति का क्या करता है, पता लगाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी ड्राइव में वोल्टेज अपान फ्रीक्वेंसी अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है। अभी हम लोग पढ़े हैं ना, अगर हम इसको स्पीड मान लें और इसको हम टार्क माने, अगर हम इसको स्थिर नहीं रखेंगे ना तो ये क्या होगा, स्पीड के साथ टार्क में परिवर्तन नहीं होगा। जो हम क्या करते थे, आप देखे होंगे अभी कुछ देर पहले ही हम लोग जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते थे टार्क भी उसी प्रकार क्या होता था, बढ़ता था। अगर हम इसको स्थिर नहीं रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए देखें, स्टेटर फ्लक्स को अधिकतम रखें, बी दिया है न्यूनतम रोटर धारा बनाए रखे, सी दिया है मोटर की गति नियत बनाए रखे और डी दिया है सभी गति पर रेटेड बलागुड़ रखे। ठीक है, तो रेटेड बलागुड़ रखने के लिए मतलब जितना स्पीड बढ़े उतना ही टार्क बढ़े, इसलिए हम भी अपान वोल्टेज अपान फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, स्थिर रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
कह रहा है इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है। ए दिया है साइक्लो कन्वर्टर, बी दिया है आवृत्ति गुणक, सी दिया है चरण अनुक्रम सूचक और डी दिया है सर्वो। तो जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में पावर मॉड्यूलेटर वो होता है हमारा क्या, साइक्लो कन्वर्टर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई संवेदन इकाई का मतलब कह सकते हैं कि सेंसिंग यूनिट भी बोल सकते हैं ना, जो कि क्या करे ड्राइव सिस्टम में क्या होता है, स्पीड को हम घटाते हैं और बढ़ाते हैं ना। तो कह रहा है कि सेंसिंग जो यूनिट हम लगाते हैं, यूनिट कार्यरत है उसका नाम क्या होता है। तो हमारी जो सेंसिंग यूनिट होती है वो क्या करती है, मोटर की स्पीड को ही मतलब करती है, सेंस करती है कि इसकी स्पीड घट गई बढ़ गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है ऑप्टो कपलर, बी दिया है गति संवेदन और सी दिया है फोटोवोल्टाइक सेल और डी दिया है प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर। तो गति सेंसर होता है, ठीक है, गति संवेदन भी बोलते हैं, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, पावर ड्राइव सिस्टम में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है। ए दिया है घुमाने वाली मशीन, बी दिया है एयर कंप्रेसर और सी दिया है शेयरिंग मशीन, डी दिया है भारी कार्य इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन। देखो उद्योगों में जो यूज की जाती है मशीन है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं घुमाने वाली मशीन या इसको बोलते हैं हम क्या, रोलिंग मशीन नो। और इसमें ड्राइव सिस्टम से हम क्या करते हैं, इसकी स्पीड को कम या ज्यादा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लें, एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। जो एडी करंट ड्राइव होती है उसके लिए हम स्लीप कंट्रोलर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है स्लीप कंट्रोलर, बी दिया है रेक्टिफायर कंट्रोलर, सी दिया है एसी वोल्टेज नियंत्रक और डी दिया है डीसी चापक नियंत्रण। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, स्लीप कंट्रोलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बस अगर हम पढ़े रहें तो हमें समझ में आएगा ना। इसको तो हम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में जेओजी कुंजी का उद्देश्य क्या है। तो इंचिंग ऑपरेशन के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है मोटर बंद करो, बी दिया है मोटर को पुनर्आरंभ करें, सी दिया है इंचिंग ऑपरेशन और डी दिया है मोटर की दिशा उलट दें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सही, ठीक है, इंचिंग ऑपरेशन में, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, बाकी के वीडियो जो हमारे लेक्चर होंगे अगली वीडियो में शेयर करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है।